गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है पीएम किसान स्कीम। तो जो पीएम किसान स्कीम है, इसको अब 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। तो ये स्कीम जो है, ये फार्मर्स को एक इनकम सपोर्ट देने के लिए निकाली गई थी। और इसको 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये साल के टोटल मिलते हैं फार्मर्स को। और हर 4 महीने बाद 2,000 रुपये मिलते हैं, मतलब साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी। 2,000, 2,000, 2,000 की टोटल 6,000 की जो है इनकम सपोर्ट मिलता है फार्मर्स को इस स्कीम के तहत। ठीक है। तो कॉमन सर्विस सेंटर जो हैं, उनको जो है ऑथोराइज किया गया कि वो रजिस्ट्रेशन करते हैं उन फार्मर्स की जिन जो ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर? पहले तो जब शुरू में स्कीम निकाली गई थी, 24 फरवरी को निकाली गई थी, तब कहा था कि जो भी फार्मर्स जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास मैक्सिमम 2 हेक्टेयर्स तक का लैंड है, सिर्फ उन्हीं को ये इनकम सपोर्ट स्कीम मिलेगी। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जनरल इलेक्शन के लिए अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि हम ये जो स्कीम है, इसको अक्रॉस ऑल फार्मर्स जो है हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो फिर जब गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के आई, तो उसने 1 जून 2019 को इसको सारी फार्मर्स जो हैं, जितने भी फार्मर फैमिलीज़ हैं, उन सबको जो है एक्सटेंड कर दिया स्कीम को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कुछ जो लोग इनकम टैक्स पेयर फार्मर है अगर कोई, तो उसको ये स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब एक तरह से प्रोफेशनल है अगर कोई फार्मर, तो उसको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं एटलीस्ट 10,000 पर मंथ की, उनको भी जो है ये स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक्सेप्शंस हैं कि किनको, कौन से फार्मर्स को ये बेनिफिट्स नहीं मिलने हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आई कोल्ड। तो आई कोल्ड क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स सिंपोजियम। तो ये आई कोल्ड सिंपोजियम रखा है अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है। तो इसको कौन कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? एक तरह से ये एक तरह जो है, ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि हम कैसे जो है डैम्स की और रिवर बेसिन्स की सस्टेनेबली हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको कौन कौन करवा रहा है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, फिर डैम रिहैबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, ये चारों मिलके जो है इसको सिंपोजियम को कंडक्ट कर रहे हैं। दिल्ली में हो रहा है ये। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स क्या है। ठीक है। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन और जो डैम को बनाने के लिए उसके डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और इम्पैक्ट है, वो सारी की असेसमेंट जो है, उसकी नॉलेज जो है, जो मेंबर्स के साथ शेयर करती है। ठीक है। 1928 में एनजीओ बना था ये। इसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो पेरिस में है, फ्रांस में मतलब। ठीक है। तो ये इसमें सिंपोजियम में पार्टिसिपेट कर रही है, ये ऑर्गेनाइज भी कर रही है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन आपको पता ही है कि ये टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को हम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन कहते थे, लेकिन 2019 में इसका नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर दिया गया है। तो ये उसी का अटैच्ड ऑफिस है। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी जो है सेंट्रल वाटर कमीशन ये कोऑर्डिनेट करता है। और फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर पावर डेवलपमेंट, या जो डैम से रिलेटेड कोई भी अगर पानी से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो उसमें ये कोऑर्डिनेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसने ये डैम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया था। इसमें इनिशियली 6 ईयर्स के लिए प्रोजेक्ट था। वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस मिली थी इसमें 2100 करोड़ रुपीस की। और इनिशियली जो है सारे डैम्स की जो है रिहैबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट इसमें कवर नहीं थी, सिर्फ केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु के जो डैम्स हैं उन्हीं को कवर किया गया था। बाद में इसमें कर्नाटका, उत्तराखंड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन के भी जो डैम्स हैं उनको भी इसमें कवर किया गया। ठीक है। अभी रिसेंटली, अब आपको याद होगा कि हमने अक्टूबर में किया था इसको कवर, की रिसेंटली इसका फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है वो भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर
इन्वेस्टमेंट बैंक का लेके जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको जो डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट है इसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, अब ये डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट क्या है, ये सेफ्टी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखता है सिलेक्टेड डैम्स की अक्रॉस द एंटायर कंट्री और सजेशंस देता है कि कैसे हम जो है मैनेजमेंट जो है इन डैम्स की हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी। तो अभी रिसेंटली जब लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सोडस हुआ माइग्रेंट्स का, ऑलमोस्ट 10 मिलियन माइग्रेंट्स का, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि हमको माइग्रेंट लेबर्स के लिए हमको कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी टू प्रिवेंट्स एनी सच फ्यूचर हैपनिंग। तो इसके लिए जो है नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी जो है उसको फॉर्मुलेट किया है और इसमें राइट्स बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया गया है। मतलब अब इसमें ये कहा है कि हम कोई इनको हैंड आउट्स नहीं देंगे कि मतलब हमने शुरू में इनको बस पैसे देके जो है एक तरह से हम अपने जो कहते हैं ना कि सिर्फ पैसे देके ही हम इनको एक तरह से इनके जो टेम्पररी नीड्स हैं सिर्फ उसको ही पूरा नहीं करना चाहते, हम इनको इनेबल करना चाहते हैं, इनको कैपेबल बनाना चाहते हैं माइग्रेंट लेबर को। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं इसमें। इनिशियली तो जो है फर्स्ट फोकस जो है वो कैश ट्रांसफर्स का, स्पेशल कोटा और रिजर्वेशंस का होगा, और दूसरा फोकस जो है वो एजेंसी और कैपेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी का होगा। मतलब कि इनको बेयर मिनिमम जो इनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो तो सारी पूरी हो जाएं, उसके लिए कैश ट्रांसफर्स होंगे, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इनके लिए क्या है कि इनकी कैपेबिलिटी को एनहांस किया जाना चाहिए ताकि ये सेल्फ सफिशिएंट और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, फिर हैंड आउट्स अप्रोच जो है कि मतलब इनको हम सारा टाइम सिर्फ पैसे ही देते रहें, ये अप्रोच नहीं चाहती है गवर्नमेंट। इट वांट्स कि ये जो लेबर है ये सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, ये कैपेबल बन पाए, इसके लिए ही जो है राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क जो है वो फॉर्मुलेट किया गया। अब 2017 में, जनवरी 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन ने भी एक रिपोर्ट बनाई थी वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन में, जिसमें कहा गया था कि जो माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन को रोकना नहीं सही है, उसको होने देना बल्कि अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है टू मूव द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग एग्रीकल्चर में अभी तक इन्वॉल्व हैं उनको हम माइग्रेट करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में लेके जाएं, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेगरीज हैं, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, क्योंकि वो जो सेक्टर है वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी है या जो भी लेबर है इसमें, वो सब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की तरफ मूव हो जाए और एग्रीकल्चर जो है वो बेयर मिनिमम जो है जितना चाहिए सिर्फ उतना हो जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड। ठीक है, तो अब इसका सजेशंस देखते हैं। जो ये नीति आयोग का ड्राफ्ट है इसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बताए गए हैं कि कैसे जो है मिनिस्ट्रीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकती हैं आपस में और लोकल डिपार्टमेंट्स के साथ। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनको कहा है कि आपकी जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक ऐसा स्पेशल यूनिट बनेगा जो कि सारी जो है एक्टिविटीज़ को देखेगा और कोऑर्डिनेट करेगा वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज़ के साथ। ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट जो है वो जितने भी स्टेट्स के हैं वो लेबर डिपार्टमेंट, जैसे समझ लो कि बिहार से अगर लेबर महाराष्ट्र तक जाती है तो बिहार का लेबर डिपार्टमेंट विल कोऑर्डिनेट विद द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ माइग्रेशन बिटवीन दीज टू स्टेट्स। ठीक है, तो ये कहा है कि सोर्स स्टेट से डेस्टिनेशन स्टेट तक की जो माइग्रेशन है उसको हम कैसे स्मूथ बना सकते हैं, उसके लिए हमको कोऑर्डिनेट करने के लिए आपस में भी जो है तालमेल बनाना पड़ेगा। ठीक है, दे शुड वर्क टुगेदर। फिर कहा है कि माइग्रेशन जो है अनवांटेड जो माइग्रेशन है जो कि हम चाहते हैं कि इसको हम कम करें, उसको कैसे आप रोकेंगे। आपको कहा है, स्टेट्स को कहा है बेसिकली, जैसे जो स्टेट्स जहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा होता है उन्हें कहा है कि आप अपनी मिनिमम वेजेस को बढ़ाओ और ताकि जो है उनको लोकल लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड दे डू नॉट हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम स्टेट। ठीक है, फिर कहा है उनको कि कम्युनिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की हेल्प लो, पंचायत की हेल्प लो, ताकि जो है डिस्ट्रेस माइग्रेशन पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हैं उनको हम
इम्प्लीमेंट कर सकें और प्रो पुअर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है हम उसको जो एक तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, पंचायत के रोल को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है और कहा है कि जो डेटाबेस बनाना चाहते हैं, वो एक सेंट्रल डेटाबेस बनाना चाहते हैं इसके थ्रू माइग्रेंट्स का, तो पंचायत जो है वो एक की रोल प्ले करेंगे इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट लेबर के लिए। ठीक है, तो माइग्रेशन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस जो है उसके लिए जो डेटाबेस ज़रूरी है कि माइग्रेशन की मैनेजमेंट और गवर्नेंस करने के लिए जो डेटाबेस ज़रूरी है वो पंचायत लेवल पर बनेगा और उसी के थ्रू ही ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो प्लान किए जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, फिर जो ये ड्राफ्ट है ये रिकॉग्नाइज करता है कि हम सिर्फ सेंसस का जो डेटा जो कि सिर्फ 10 साल में एक बार आता है, सिर्फ उस पर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमको और क्रेडिबल डेटा चाहिए। तो उसके लिए हमको टाइम टू टाइम जो है वो डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा और सेंट्रल डेटा बेस जो है उसको अपडेटेड रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी दिए हैं इन्होंने कुछ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को कहा है कि आप ट्राइबल अफेयर्स का जो माइग्रेशन डाटा है उसको यूज़ करके माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर्स बनाओ हाई माइग्रेशन जोन्स में, और फिर वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो उन माइग्रेशन जो माइग्रेंट लेबर है उनकी स्किल डेवलपमेंट करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कहा है कि आप जो चिल्ड्रन हैं माइग्रेंट लेबर्स के उनकी आप एजुकेशन को मेन स्ट्रीम करो। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को कहा है कि जो नाइट शेल्टर्स की ज़रूरत होती है या शॉर्ट स्टे होम्स हैं या सीजनल अकोमोडेशन जो माइग्रेंट्स को चाहिए होती है सिटीज़ में, उसको आप एड्रेस करो। ठीक है, फिर ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और नालसा को कहा है कि जो लीगल रिस्पॉन्सेज फाइल करने होते हैं ट्रैफिकिंग के केस में, मिनिमम वेज वायलेशंस में, या वर्क प्लेस अब्यूसेस या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ, उसके लिए जो है आप ग्रीवेंस सेल्स बनाओ ताकि जो है माइग्रेंट का हेल्प किया जा सके। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस ये दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने एक जो इंडिजिनस काओ साइंस के ऊपर एग्जामिनेशन रखा था उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा था कि जो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है इनके पास मैंडेट ही नहीं है ऐसा कोई एग्ज़ाम करने का, तो देर वॉज नो सच पॉसिबिलिटी फॉर देम टू कंडक्ट एनी सच एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इशू क्या था कि जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है उनके चेयरमैन ने कहा था कि हम एक कामधेनु गऊ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्ज़ाम करेंगे फरवरी 25 को, लेकिन जो है जो उसके लिए रेफरेंस मटेरियल दिया गया था इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए उसमें बहुत अनसाइंटिफिक क्लेम्स जो है वो फॉरवर्ड किए गए थे। जैसे कि कहा था कि जो डंग होता है, काऊ डंग होता है, वो रेडियो एक्टिविटी से हमें बचा सकता है, और जो काऊ मिल्क है उसके अंदर ट्रेसेस ऑफ गोल्ड हैं, और काऊ स्लॉटर की वजह से अर्थ को खाते हैं। मतलब ये अनसाइंटिफिक जो क्लेम्स किए जा रहे थे उसके बेसिस पे एग्ज़ाम लिया जाने वाला था जो एस्पिरेंट्स से। ठीक है, तो उसको जो है एग्ज़ाम को एक तरह से कैंसिल कर दिया गया है। और इसके लिए जो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है अब ये न्यूज़ में आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पर अरुण जेटली जी थे, उन्होंने 2019 के इंटरिम बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इंटरिम बजट कौन सा था? जो इलेक्शन से पहले हमारा बजट हुआ था, तो उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसके अंडर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को सेटअप किया गया था। ठीक है, अब इसका मोटिव क्या था इसका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का, कि जो काऊ है उसके जो ब्रीडिंग और रेयरिंग है उसके ऊपर रिसर्च करना, फिर वेटरिनरी या एनिमल साइंसेज या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट्स जो हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे जो हैं अपने रिसोर्सेज को कन्वर्ज करके जो है काऊ की कंजर्वेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जो भी रिसर्च चाहिए उसके ऊपर काम करेंगे। और जेनेटिक अपग्रेडेशन और प्रोडक्टिविटी ऑफ काउस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है इसके ऊपर भी रिसर्च करने का काम और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ जो है वो यही राष्ट्रीय कामधेनु आयोग करता है। ठीक है, सो these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.